जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के यूनिट 10 में, जिसमें अलग अलग सांविधिक और संवैधानिक संस्थाएं दी गई हैं और इन संस्थाओं से एग्जाम में कम से कम 10 से 12 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलते हैं। खासकर एमपीपीएससी प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूं और इसीलिए हम खास तौर पर इसकी एक लेक्चर श्रृंखला चला रहे हैं यूनिट 10 पर आधारित। और यूनिट 10 पर आधारित इस लेक्चर श्रृंखला का आज का हमारा पूरा लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, अर्थात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपके सामने आ जाए आपको दिक्कत ना हो। और इस लेक्चर सीरीज को देखते समय आपको सिर्फ एक काम करना होता है कि आप इसको ध्यान से सुने, कॉपी पेन लेकर बैठें, जो भी फैक्ट बताए जाते हैं उन फैक्ट को नोट कर लें ताकि एग्जाम से पहले रिवीजन करने में आपको आसानी हो जाए। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अगर हम इस प्रश्न के उत्तर को देखें तो उत्तर है आपका अनुच्छेद 338 ख, या आप इसको 338 बी के तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों, जब हम पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो ये बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन और रिलेवेंट टॉपिक हमें दिखाई पड़ता है। वर्तमान में हम देखें तो सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास किया है और अगर हम देखें महिला आरक्षण बिल जो है वो संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत देखें, आदर्श के अंतर्गत देखें तो पास किया गया है और ये बिल जो है वो संसद ने पास किया और एक तरीके से हम देखें तो सर्वसम्मति से ये बिल पास किया। इसके पीछे कहीं ना कहीं सभी दलों की एक मजबूरी भी रही कि उन्हें इस बिल का समर्थन करना था, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से देखें, वोट बैंक की दृष्टि से देखें तो महिलाओं की जो संख्या है वो देश की 50% आबादी है और आप किसी भी कीमत पर इस 50% आबादी को नाखुश नहीं करना चाहेंगे, इसके खिलाफ अपने आप को साबित नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए भले ही मजबूरी में सही, ऐसे दल जिन्होंने पिछली बार इस बिल का विरोध किया था और इसे पास नहीं होने दिया था, ऐसे दलों ने भी इस बिल का सपोर्ट किया और सर्वसम्मति से ये बिल जो है लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी पास हुआ और अंततः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इस पे हस्ताक्षर करके इसे एक कानूनी अमली जामा पहना दिया है। मतलब अब महिला आरक्षण बिल की जो व्यवस्था है वो हमारे देश में हो चुकी है, जिसके अंतर्गत 33% आरक्षण विधानसभाओं में और संसद में, लोकसभा के इलेक्शन में महिलाओं को मिलेगा। हालांकि इससे साधारण महिलाओं को कोई ज्यादा फायदा नहीं होना है, उन्हीं महिलाओं को फायदा होगा जो विधानसभा में और जो संसद, लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए इतनी हाई लेवल पर जा सकते हैं। लेकिन इस सब के पीछे एक ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है वो ज्यादा उड़ गया। विपक्षी दलों ने समर्थन तो किया लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इस बिल वाली व्यवस्था में महिलाओं के लिए उनकी जातिगत आधार पर आरक्षण भी होना चाहिए, मतलब ओबीसी की महिलाओं को अलग आरक्षण दिया जाए, एसटी की महिलाओं को अलग आरक्षण दिया, इस प्रकार के उनके सुझाव रहे और उन्होंने ये तर्क भी दिए थे। और इसी के साथ बिहार जो है, अगर हम उसकी राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति में एक सर्वे सामने आया। हालांकि इसे कहा जा रहा है कि ये जातिगत गणना है, लेकिन दोस्तों आप लोग समझिए कि बिहार में जो जातिगत डेटा भी रिलीज किया गया है संख्या का, वो जातिगत गणना नहीं है, क्योंकि जनगणना करने का जो काम है वो तो हमारे देश की जो भारत सरकार है उसके गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो राज्य सरकार कैसे जातिगत गणना करवा सकती है? तो ये जातिगत जनगणना नहीं है, ये एक जातिगत गणना का सर्वे है, जिस सर्वे में आपको पुराने समय की हम बात करें तो उसी प्रकार के अंक दिखते हैं। अंक में कोई बोल सकते हैं कि खासा बदलाव देखने को आपको नहीं मिलता, लेकिन एक प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था ही इस मुद्दे को तूल देना था, जिसकी वजह से आप इस चीज को वहां भी देख रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरे देश में जो विपक्ष है उसने ओबीसी का जो माहौल है वो उठा रखा है और ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर की दृष्टि से इस ओबीसी वाली व्यवस्था के हाईलाइट होने का बहुत बड़ा कारण है। और इसी वजह से मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको ओबीसी संदर्भ से प्रश्न ज्यादा पूछे जा सकते हैं। कई किसी भी परीक्षा में हम बात करें, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की नहीं, मेंस में भी आ सकता है,
एसएससी के एग्जाम में भी आ सकता है, एमपीएसआई का एग्जाम आता है उसमें भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 338 बी में शामिल किया गया। अब यहाँ एक और चीज समझिएगा कि हमारे देश में ओबीसी को लेकर आयोग बनाने और इसकी व्यवस्था जो है वो आजादी के बाद से देखने को मिली। हम 1953 के बाद से इसके प्रारंभ को देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मंडल कमीशन की बात करेंगे, काका कालेलकर के आयोग की बात करेंगे और कहीं ना कहीं रोहिणी आयोग से संबंधित बात करेंगे जो सरकार ने 2017 में बनाया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो याद रखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ख में पिछड़ा वर्ग आयोग की व्यवस्था है और इसमें क्लियर कहा गया है दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो ओबीसी आयोग होगा एक बहु सदस्यीय आयोग होगा, है ना, याद रखिएगा। बहु सदस्यीय आयोग के तौर पर आप कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग, जब भी एग्जाम में आ जाए कि पिछड़ा वर्ग आयोग कैसा आयोग है, तो आप लोग बताएंगे कि एक बहु सदस्यीय आयोग के तौर पर पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो स्थापित किया गया है और इसकी व्यवस्था जो है वो संविधान के अनुच्छेद 338 ख में है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक संवैधानिक है। क्या है? एक संवैधानिक आयोग है। हालांकि हम देखें पहली बार इस आयोग की व्यवस्था हम व्यवस्थित तौर पर देखें तो 1993 से आपको देखने को मिलती है और इसे संवैधानिक अमली जामा जो है वो 2018 में दिया गया जब 102वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ। संविधान संशोधन नंबर का 102 जो है वो 2018 में दिखाई पड़ता है, जिसके माध्यम से 338 ख जो है उसको जोड़ा गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। मतलब ये एक संवैधानिक आयोग है। अगर इस आयोग की संरचना की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा कि इसमें एक अध्यक्ष होता है, इसमें एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद देखें तो इसमें 3 अन्य सदस्य होते हैं। अब जब हम अध्यक्ष की बात करेंगे, उपाध्यक्ष की बात करेंगे और सदस्यों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि इनकी जो नियुक्ति का काम होता है वो नियुक्ति का काम होता है राष्ट्रपति महोदय का। ध्यान रखिए, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या सदस्य हो, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और नियुक्ति का जो दायित्व है वो 338 ख के सब क्लॉज 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय के पास है। जबकि अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं तो संरचना के बारे में जो है वो आर्टिकल 338 ख के सब क्लॉज 2 में इसकी संरचना की बात की गई है और इसी में कहा गया है कि इसकी जो सेवा शर्तें होंगी उनका निर्धारण भी कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। सेवा शर्तों का निर्धारण हो या पदावधि का निर्धारण हो, कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रपति महोदय इनकी सेवा शर्तों के जब निर्धारण किया तो बोला भारत सरकार के जो सचिव होते हैं, भारत सरकार के जो सचिव होते हैं इनके समान इनका वेतन और सब चीजें निर्धारित की गई। और जब इनकी पदावधि का बात हुई तो यहाँ पर 3 वर्ष जो है वो निर्धारित किया गया है। संविधान में सेवा शर्त और पदावधि को लेकर सिर्फ एक ही बात बोली गई है। आर्टिकल 338 ख का सब क्लॉज 2 जो है वो कहता है सेवा शर्तें हो या पदावधि हो इनका निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति जी ने क्या किया? बोला कि पदावधि 3 वर्ष की होगी, वेतन जो मिलेगा वो भारत सरकार के सचिव के समान मिलेगा, पद पर जब रहेंगे इसमें नकारात्मक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की पूरी व्यवस्था की गई। अब आयोग की स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखेंगे कि आयोग की स्थापना की गई थी 14 अगस्त 1993 को। जब 14 अगस्त 1993 को आयोग की स्थापना की गई थी, इस समय इसको संवैधानिक दर्जा नहीं था। संवैधानिक दर्जा कब मिला? 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के पास होने के बाद, अनुच्छेद 338 ख के शामिल होने के बाद इसको संवैधानिक दर्जा मिलता है। और ओबीसी कमीशन बनाया क्यों? हमारे देश में जो ओबीसी लोग हैं उनके उत्थान के लिए, उनके संरक्षण के काम के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक आयोग की जरूरत थी। तो वो आयोग के तौर पर ओबीसी आयोग जो है वो स्थापित किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कब स्थापित किया गया था? 14 अगस्त 1993 को स्थापित किया गया था। ये भी ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा कि जब हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति जी के पास इसका अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 338 के क्लॉज बी के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत 3 के अंतर्गत सब क्लॉज 3 के अंतर्गत ये नियुक्ति का काम करते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि अगर नियुक्ति जो है अगर राष्ट्रपति जी के द्वारा हो रही है तो पद मुक्ति भी राष्ट्रपति के माध्यम से होगी और त्यागपत्र भी सदस्य या अध्यक्ष जो भी होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से ही करेंगे। अब यहाँ पर संरचना की हम बात करें तो इसमें हमने बोला था कि एक अध्यक्ष है, फिर हमने बोला था कि इसमें एक उपाध्यक्ष होंगे, फिर हमने बोला था कि इसमें 3 अन्य सदस्य होंगे। अब 3 अन्य सदस्य हैं, एक उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष है। तो अध्यक्ष जो होते हैं इनको केंद्रीय स्तर के, याद रखिएगा, केंद्रीय स्तर के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, केंद्रीय स्तर के कैबिनेट मंत्री जो हैं उनका दर्जा होता है अध्यक्ष का। उपाध्यक्ष का दर्जा होता है केंद्रीय राज्य मंत्री के जैसा। और जो सदस्य होते हैं इनका दर्जा होता है किसके समान? भारत सरकार के सचिव के समान। इसका मतलब समझ लीजिए कि सबको अलग अलग लेवल की रैंक के आधार का समझा जाता है। इनकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के क्लॉज बी सब क्लॉज 3 के तहत राष्ट्रपति जी करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और संरचना जो है वो आर्टिकल 338 सब क्लॉज जो सेकंड है, आर्टिकल 338 क्लॉज बी सब क्लॉज 2 जो है उसके तहत संरचना है, उसके तहत सेवा शर्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति जी के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? फिर से वही चीज दोहराना पड़ेगी। अनुच्छेद 338 क्लॉज बी सब क्लॉज 2, इसके तहत क्या कहा गया है? एक तो संरचना, दूसरी बात बोली गई है क्या? सेवा शर्त प्लस पदावधि। इनका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जी ने क्या निर्धारण किया है? 3 वर्ष। अब यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज और समझते हैं, क्या कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति ने ये 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया, 3 वर्ष का कार्यकाल क्या किया? पूर्ण कर लिया। अब कार्यकाल पूर्ण करने के बाद क्या उसकी पुनः नियुक्ति हो सकती है? तो यहां पर बोला गया है कि पुनः नियुक्ति होगी। क्लियर? पुनः नियुक्ति हो सकती है, लेकिन कितनी बार? 2 बार। 2 बार से ज्यादा पुनः नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा उसी पद पर पुनः नियुक्त नहीं हो सकता, ये आप लोगों को ध्यान रखना है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के संबंध में। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या सत्य है? ये 4 ऑप्शन है, इनको देखना है और इनमें से सत्यता का जांच करना है। पहला कहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास सिविल न्यायालय के समान शक्तियां होती हैं। बिल्कुल सही। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास सिविल न्यायालय की समान शक्ति होती है, जिनका प्रयोग करते हुए किसी को भी समन भेज सकते हैं, जांच रिपोर्ट मंगा सकते हैं, न्यायालय से प्रतिवेदन मंगा सकते हैं, उसकी प्रतिलिपि मंगा सकते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। बिल्कुल सही है, 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय, बिल्कुल 2018 के बाद से 102 बार संशोधन करके अनुच्छेद 338 ख को जोड़कर इसे एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया है। मतलब ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तो तीनों के तीनों कथन सही है, मतलब उपयुक्त सही सभी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते किसके समान होते हैं? भारत सरकार के सचिव के समान होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करते हैं? देखिए दोस्तों, ये वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति जी को। अब इसमें 3 चीजें आपके ध्यान में होना चाहिए, जैसे कि मैंने एससी कमीशन में भी बताया था, एसटी कमीशन में भी बताया था। तो अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग के जैसी व्यवस्था हमें सेम पिछड़ा वर्ग आयोग में भी देखने को मिलती है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? राष्ट्रपति जी को देता है।
अब जरूरी नहीं है कि ये प्रतिवेदन वार्षिक ही हो, अगर समय के पहले जरूरत पड़ जाए तो समय के पहले भी ये प्रतिवेदन दिया जा सकता है। और ये प्रतिवेदन देने की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 क्लॉज बी सब क्लॉज 5 और उसके बाद घ डी, इस आर्टिकल के तहत कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो राष्ट्रपति जी को अपना वार्षिक प्रतिवेदन देता है। अब राष्ट्रपति जी की यहाँ पर एक कर्तव्य है, वो कर्तव्य निर्धारित किया गया है अनुच्छेद 338 के क्लॉज बी सब क्लॉज 6 के तहत। क्या निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति महोदय उस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाएंगे। तो प्रतिवेदन देने की व्यवस्था इस आर्टिकल के तहत है। प्रतिवेदन को राष्ट्रपति महोदय संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाएंगे, वो इस अनुच्छेद के तहत व्यवस्था है। और एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, प्रतिवेदन से संबंधित ही क्या कि मान लीजिए कि आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट आती है। अब इस रिपोर्ट का संबंध या इसके किसी भाग का संबंध किसी राज्य से है, अगर किसी राज्य से संबंधित है तो यहाँ पर राष्ट्रपति जी का एक और दायित्व निर्धारित होता है कि राष्ट्रपति जी आर्टिकल नंबर 338 क्लॉज बी सब क्लॉज 7, ये 7 जो सब क्लॉज आएगा इसके तहत राष्ट्रपति जी संबंधित राज्य के राज्यपाल जो होंगे इनको वो प्रतिवेदन भेजेंगे। बराबर, प्रतिवेदन किसको भेजेंगे? राज्य के राज्यपाल को। और राज्यपाल का दायित्व होगा कि वो उस प्रतिवेदन को राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखवाएगा जहां पर उस पर चर्चा की जाएगी। तो इस प्रकार से राज्यपाल को प्रतिवेदन भेजने का जो बोल सकते हैं दायित्व है वो 338 बी के 7 के तहत है और ये संसद में रखवाएंगे राष्ट्रपति महोदय प्रतिवेदन को, इसका प्रावधान 338 बी के क्लॉज 6 के तहत है। और प्रतिवेदन देने की व्यवस्था जो है वो आपको इस आर्टिकल के तहत देखने को मिलेगी। आर्टिकल को रट दीजिएगा, कहीं ना कहीं ये तीनों के तीनों आर्टिकल एग्जाम में आने की संभावनाएं ज्यादा रखते हैं, ठीक है, क्योंकि एक साथ तीनों आर्टिकल मिक्स होने पर मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति किस अनुच्छेद कर दी गई है? देखिए दोस्तों, अगर हम एससी कमीशन की बात करें, एसटी कमीशन की बात करें या ओबीसी कमीशन की बात करें, ये तीनों के तीनों कमीशन को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति है। और ये शक्ति अगर हम ओबीसी आयोग के संदर्भ में देखते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ख के क्लॉज 4 के अंतर्गत हम देखें तो ये शक्ति जो है वो आयोग को प्राप्त है कि वो अपनी प्रक्रिया को स्वयं विनियमित करेगा। उसे अपने काम को करने के लिए कौन कौन से अधिकारी की जरूरत है, किसे नियुक्त करना है, किस प्रकार से काम करना, हर एक चीज आर्टिकल 338 ख के 4 के तहत कहीं ना कहीं आयोग स्वयं करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8वां नंबर का प्रश्न, कहता है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य या कर्तव्य के बारे में व्यवस्था की गई है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य या कर्तव्य के बारे में व्यवस्था अनुच्छेद 338 के क्लॉज बी के सब क्लॉज 5 के अंतर्गत की गई है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं? तो यहाँ एक बात समझ लीजिएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं और सिविल न्यायालय की शक्तियों की व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर हम देखें 338 क्लॉज बी सब क्लॉज 8 के तहत है। यहाँ ऑप्शन आपको नहीं है कोई सा भी, याद रख लीजिएगा कि आर्टिकल नंबर 338 का क्लॉज बी का सब क्लॉज 8 जो है ये व्यवस्था करता है, सब क्लॉज 8 जो है ये व्यवस्था करता है कि आयोग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होंगी। यहाँ पर आपको एक भी ऑप्शन में 8 नहीं मौजूद है तो अलग से लिख लीजिएगा कि अनुच्छेद 338 क्लॉज बी सब क्लॉज 8 आयोग के सिविल न्यायालय के समान शक्तियां होने की व्यवस्था करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो देखिए आयोग तो वैसे बना दिया गया था अगस्त 1993 को,
बराबर। जब मंडल कमीशन की सिफारिशें आई थी उसके बाद कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि 1993 में ओबीसी आयोग देखने को मिला, लेकिन ये आयोग जो था ये संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं था। तब जाकर हम देखें 2018 में भारत की सरकार, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, उन्होंने संविधान में 102वां संशोधन प्रपोज किया और ये संशोधन जो रहा पास हुआ, तो इसके माध्यम से अनुच्छेद 338 बी को संविधान का हिस्सा बनाया गया और इसके माध्यम से ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था कि आजादी के इतने सालों बाद 2018 में आकर हमारे देश में ओबीसी आयोग जो है उसको संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों याद रखिएगा कि संविधान में राज्य स्तर पर पिछड़ा वर्ग आयोग की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है। बस ये है कि राज्यों को रोका भी नहीं गया है। कहा है कि राज्य के लिए कोई संविधान में व्यवस्था नहीं है कि वो अपने यहाँ पिछड़ा वर्ग आयोग बनाएं, लेकिन अगर उनको लगता है तो वो अपने राज्य के विधानमंडल से प्रस्ताव पारित करके एक अधिनियम बनाकर अपने यहाँ पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की व्यवस्था कर सकते हैं और मध्य प्रदेश राज्य उसमें शामिल है। अगर हम मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो याद रखिए 13 मार्च 1993 को हम देखें तो एक अधिसूचना जो है वो प्रकाशित हुई और ये अधिसूचना जो प्रकाशित हुई इसे 24 मई को 1995 को राज्यपाल की स्वीकृति मिलती है। किसकी स्वीकृति मिलती है? राज्यपाल की स्वीकृति मिलती है और राज्यपाल की स्वीकृति मिल गई। और यहाँ ये भी याद रखिएगा कि 13 मार्च 1993 को ही हमारे यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग मध्य प्रदेश में बना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि ये पिछड़ा वर्ग आयोग मध्य प्रदेश में बनाने का रास्ता क्लियर हुआ था 1990 में। 1990 में आया था एक वाद इंदिरा साहनी तथा अन्य के विरुद्ध। किसके साथ? भारत का संघ, ये वाद आया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए उन निर्देश के अंतर्गत रहकर मध्य प्रदेश सरकार ने 13 मार्च 1993 को मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग जो उसकी व्यवस्था की, ये ध्यान रखना है। चलिए ये प्रश्न हुआ खत्म। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? RN प्रसाद जी 1993 से 1996 तक। RN प्रसाद जी 1993 से 1996 तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष के तौर पर रहे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि श्री हंसराज गंगाराम अहीर, श्री हंसराज गंगाराम अहीर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। और ये भी याद रखिएगा कि मोदी जी के मंत्रालय में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। 16वीं लोकसभा के सदस्य थे श्री हंसराज गंगाराम अहीर जी, जो वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की समस्याओं की जांच पड़ताल और कठिनाइयों को दूर करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है? तो अनुच्छेद 340 जो है इसके अंतर्गत व्यवस्था है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति ने वर्ष 1953 में सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया था? तो याद रखिएगा कि हमारे देश में काका कालेलकर जो एक गांधीवादी विचारधारा के नेता थे, इनकी अध्यक्षता में पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो बनाया था। कब बनाया था? 1953 में बनाया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत में पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो कब बनाया गया था? तो 1953 में। किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? काका कालेलकर की अध्यक्षता में बनाया गया था। काका कालेलकर जो थे वो एक गांधीवादी विचारधारा के नेता थे, ये ध्यान रखना। और इस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। अगला प्रश्न है कि वीपी मंडल की अध्यक्षता में आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों याद रखेंगे कि वीपी मंडल अगर यहाँ नाम देखें तो वीपी में दोस्तों पूरा नाम है बिंदेश्वरी
विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। कभी नाम अगर पूरा पूछ ले तो पूरा नाम आप याद रखेंगे कि वीपी मंडल में वीपी का फुल फॉर्म है विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अब विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में आयोग का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1978 में मंडल कमीशन का गठन किया गया था। और मंडल कमीशन जो थे इनके अध्यक्ष वीपी मंडल थे, इसलिए इसका नाम मंडल कमीशन पड़ा। और यहाँ इसमें 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आती है 1980 में। 1980 में इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, आरक्षण को लेकर पूरी व्यवस्था इसमें आई। और इन्होंने बोला कि ओबीसी के पिछड़ेपन के 3 आधार हो सकते हैं। एक आधार हो सकता है सामाजिक, एक आधार हो सकता है आर्थिक, और एक आधार हो सकता है शैक्षणिक। मतलब मंडल कमीशन जो बना, मंडल कमीशन ने कहा कि पिछड़ेपन के आधार कितने हो सकते हैं? 3। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब 1980 में आई तो उसने क्या कहा? पिछड़ेपन के 3 आधार हो सकते हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हो, आर्थिक रूप से पिछड़े हो और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हो। और इन्होंने कहीं ना कहीं इसको लेकर अपनी आरक्षण की पूरी व्यवस्था की। और इन्होंने कहा कि जो अति पिछड़े होंगे, अति पिछड़े होंगे, इस वर्ग को, अति पिछड़े वर्ग को सरकार क्या करेगी? जो सरकारी सेवा होंगी इनमें, याद रखिए, अति पिछड़े वर्ग को सरकारी सेवा में, और कहीं नहीं, सरकारी सेवा में कितना परसेंट? 27% आरक्षण की सिफारिश की। तो एग्जाम में पूछे कि सरकारी सेवाओं में ओबीसी के लिए, अति पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की जो सिफारिश थी वो किसने की थी? तो मंडल कमीशन ने की थी। और ये भी याद रखिएगा कि ये सिफारिश 1980 में कर दी गई थी। बहुत लंबे समय तक इस सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। लेकिन जब हम 1990 की बात करेंगे तो यहां पर राष्ट्रीय मोर्चा सरकार हमें दिखाई पड़ती है। ये राष्ट्रीय मोर्चा सरकार जो थी इसने सिफारिश को लागू किया और इसमें और स्थिति को सुधारने के लिए, विस्तार के लिए 2017 में रोहिणी कमीशन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया था। तो रोहिणी आयोग कब बना? तो 2017 में बना, ओबीसी से संबंधित है। मंडल कमीशन कब बना? 1978 में बना। इसकी सिफारिश कब आई? 1980 में आई। सिफारिशों को लागू कब किया गया? 1990 में। उसके बाद क्या हुआ कि सरकारी सेवाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अब हमारे यहाँ पर ये पूरा का पूरा खेल जो है वो चलता रहा है। और मंडल कमीशन की ही सिफारिश थी कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना जाए। पिछड़ा किस आधार पर माना जाए? सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना जाए। अब हम देखिए, अगर हम देखें तो 50% से ज्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते। ये कोर्ट का निर्णय है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए 27% आरक्षण आपको किसके लिए दिखाई पड़ रहा है? ओबीसी के लिए दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर 15% आरक्षण किसके लिए मौजूद है संविधान के तहत? एससी के लिए। और यहाँ पर 7.5% किसके लिए मौजूद है? एसटी के लिए। अब हमारे यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था पहले से ही चली आ रही थी और जो लगभग आपको मिलता है 49.5% के आसपास आरक्षण। लेकिन मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। वो निर्णय जो 1992-93 से लटका हुआ था, जिसमें कहा गया था कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं ऐसे लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, भले ही वो जनरल में ही क्यों ना आते हो। तो ये 10% का आरक्षण की व्यवस्था भी हमारे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत कर दी गई है। तो इसमें 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जोड़ दीजिए तो करीबन आपका 59.5% के आसपास आरक्षण की व्यवस्था है। ये पूरा सिस्टम आपको आरक्षण के मामले में देखना है। अब चूंकि आरक्षण पर इतनी बहस है तो आप इन आंकड़ों को याद रख लीजिएगा ताकि एग्जाम में जैसे ही आए तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कतें ना हो। तो ये मंडल कमीशन के बारे में हम लोगों ने बात किया, मंडल कमीशन की सिफारिशों के बारे में हम लोगों ने बात किया, और रोहिणी कमीशन 2017 में बना था उसके बारे में बात किया। हमारे देश में अलग अलग जाति समूहों को कितना कितना आरक्षण प्राप्त है हमने उसके बारे में बात किया।
ये भी याद रखिए तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वीपी मंडल कमीशन जो है वो कब बनाया गया था, कौन सी सरकार के समय बनाया गया था। तो ये भी ध्यान रखिए कि 1978 के समय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी और उस जनता पार्टी की सरकार के समय ही मंडल कमीशन बनाया गया था, जो कि ऐतिहासिक कमीशन रहा जिसने ओबीसी के आरक्षण को लेकर अपनी सिफारिशें दी थी। बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? लोकेश कुमार प्रजापति है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? कार्य देखते हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग उत्तर देखेंगे। पहले नंबर का कार्य है सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों की वंचना तथा सुरक्षा से संबंधित शिकायतों की जांच और अनुसंधान करना। बिल्कुल, ओबीसी से संबंधित जो भी शिकायतें होंगी उनकी जांच और उन पर शोध करने का काम करता है। केंद्र अथवा किसी राज्य में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित योजना निर्माण में भाग लेना। बिल्कुल लेता है। सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, कल्याण तथा सामाजिक आर्थिक विकास के उपायों को प्रभावी करने, लागू करने के विषय में केंद्र तथा राज्यों की अनुशंसा देना, ये काम भी करता है। मतलब ये तीनों काम ओबीसी आयोग के हैं, तो उपरोक्त सभी आपका जो होगा वो उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियों के संबंध में असत्य कथन देखना। चलिए असत्य कथन देखते हैं कि किसी दस्तावेज को प्रकट व पेश करने की उपेक्षा करना। बिल्कुल अपेक्षा करना। क्यों? क्योंकि इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, तो ये कर सकता है। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, बिल्कुल सही है। पिछड़े वर्गों के खिलाफ अत्याचार का दोषी पाए जाने को सजा देना। देखिए सजा देने का काम नहीं है, जांच कर सकते हो, शोध कर सकते हो, डेटा मंगा सकते हो, लेकिन आप सजा देने का अधिकार नहीं रखते, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन जारी करना तथा हाजिर होने की आदेश दे देना, ये भी सही है। तो सी आपका उत्तर होगा कि ओबीसी आयोग को सजा देने का अधिकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले किसी विधि को बनाते समय केंद्र तथा राज्य सरकारों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से विचार विमर्श करना अनिवार्य है। बिल्कुल, देखिए अगर कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई नियम बनाती है, कोई कानून बनाती है और इसका असर पिछड़ा वर्ग के ऊपर पड़ने वाला है, तो यहाँ पर सरकारें पिछड़ा वर्ग आयोग से विचार विमर्श करेगी। और ये विचार विमर्श करने का अधिकार उन्हें संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के क्लॉज बी सब क्लॉज 9 के अंतर्गत ये विचार विमर्श करने का अधिकार मिलता है ओबीसी कमीशन को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के क्लॉज बी सब क्लॉज 1 के तहत आयोग का गठन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? याद रखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और अगर हम इनके अध्यक्षों की बात करें तो श्री RN प्रसाद जो है वो 1993 से 1996 तक आयोग के अध्यक्ष रहे और ये प्रथम अध्यक्ष भी थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। BL यादव जो थे वो सन 2000 से लेकर सन 2002 तक आयोग के अध्यक्ष रहे। S रत्नावेल पांडियन जो थे वो 2006 से लेकर 2009 तक ओबीसी आयोग के अध्यक्ष रहे, लेकिन नरेंद्र मरावी जी जो हैं वो इस आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मरावी जी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गौरी शंकर बिसेन जो है वो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया अनुच्छेद 338 ख जोड़ा गया। बिल्कुल सही है। 2018 में मोदी जी की सरकार ने यह काम किया था, 102वें संशोधन के माध्यम से संविधान में 338 ख जोड़ा था। यह अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता। बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के इसके माध्यम से संवैधानिक दर्जा मिलता है। इसका मतलब 1 और 2 दोनों कथन सही है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 कथन दिए, इनको पढ़ना है, समझना है और उत्तर देखना है। पहला कथन है, आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री व उपाध्यक्ष को कैबिनेट राज्य मंत्री का दर्जा होता है। बिल्कुल सही है कि उपाध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री का होता है और अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। आयोग के सभी सदस्यों के वेतन भत्ते भारत सरकार के सचिव के समान होते हैं। बिल्कुल सही है, सभी सचिव के समान वेतन भत्ते प्राप्त करते हैं और राष्ट्रपति महोदय इसका निर्धारण करते हैं। एक कथन और 2 कथन दोनों सत्य हैं, मतलब दोनों सही, सी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के विचारार्थ विषयों में शामिल है। किन किन विषयों पर विचार कर सकता राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग? इन चारों में से उनको देखना है। पहला नंबर पे है, पिछड़ा वर्ग जातियों के मध्य आरक्षण के लाभों के असमान वितरण की जांच करना। बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि ओबीसी के जो लोग हैं उनके बीच में आरक्षण का लाभ समान रूप से नहीं मिल रहा हो। अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब असमान रूप से है, तो उसको भी उनको देखना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग जातियों के उपवर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का निर्धारण भी ये करता है। पिछड़ा वर्ग जातियों उपजातियों की पहचान करना, उनसे संबंधित उपश्रेणियों में वर्गीकृत करना, ये काम भी करता है। पिछड़ा वर्ग जातियों की केंद्रीय सूची में प्रविष्टियों का अध्ययन करना तथा मौजूद त्रुटियों का समाप्त करने में भी ये काम करता है। मतलब उपरोक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोहिणी आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा 2017 में किया गया, जिसके कार्यकाल को 2022 तक विस्तार दिया गया था। बिल्कुल सही है। इस आयोग का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग जाति सूची में मौजूद 5000 विषम जातियों को उपवर्गीकृत करना था। दोनों के दोनों कथन सत्य हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 13 मार्च 1993 को राज्य स्तरीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। बिल्कुल सही है। यह अधिसूचना मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 15 मार्च 1993 में प्रकाशित की गई थी। ये भी सही है। निम्नलिखित पर विचार करें। संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग को गठन करने का उपबंध है। बिल्कुल सही है। संविधान का अनुच्छेद 338 का पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है। बिल्कुल सही है। एनसीबीसी की सदस्य संरचना पर विचार करें। मतलब नेशनल जो आपकी क्लास उसके संरचना पर विचार करना है। इसका अध्यक्ष पिछड़े वर्गों से संबंधित प्रतिष्ठित सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होगा। बिल्कुल सही है। सदस्यों में कम से कम एक महिला सदस्य होगी। ये भी सही है। सदस्यों में से कम एक अल्पसंख्यक होगा। जब पिछड़े वर्ग की बात कर रही है तो अल्पसंख्यक की कोई जरूरत ही नहीं है। तो 1 और 2 सही है, तीसरा सही नहीं है। तो केवल 1 एवं 2 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनसीबीसी के कृत्यों के बारे में विचार करें। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के क्लॉज बी के सब क्लॉज 5 में जब आप जाते हैं तो आपको आयोग के कार्य और कर्तव्य के बारे में जानकारी मिलती है और उसके तहत यहाँ अलग अलग चीजें दी हैं। इनको पढ़ना है और पता करना है कि ये है कि नहीं आयोग के कर्तव्य। पहला दिया है, पिछड़े वर्गों की दशाओं से संबंधित प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को सौंपना। बिल्कुल सही है। ये प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति जी इन्हें संसद के पटल पर रखवाते हैं। पिछड़े वर्ग दशाओं एवं कठिनाइयों से संबंधित एक प्रतिवेदन की जांच करना, ये भी सही है। पिछड़े वर्गों की संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा से संबंधित मामलों पर अनुसंधान करना, बिल्कुल सही है और इसीलिए तो ये आयोग बनाया गया है। पिछड़े वर्ग से संबंधित अनुदान दिए जाने, विशिष्ट शिकायतों की सिफारिश करना, जांच करना, ये काम भी आयोग का है। मतलब उपरोक्त सभी आपका इसमें उत्तर होगा। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ हमने आज पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित कई इंपॉर्टेंट प्रश्नों को न सिर्फ देखा है बल्कि उन पर डिस्कशन भी किया है और इन प्रश्नों के माध्यम से हमने ओबीसी कमीशन के सभी तथ्यों को डिटेल में समझा है। दोस्तों ये याद रखिएगा, अगर हम वर्तमान संदर्भ में जातिगत जनगणना के इस व्यवस्था को देखें तो जातिगत जनगणना एक तरीके से हम देखें कि हमें अलग अलग जातियों की संख्या का पता चलेगा। ये एक सही व्यवस्था है जिसके तहत उनको एक आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा। परंतु जातिगत जनगणना का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है कि आप जनगणना कराना क्यों चाहते हो। अगर आप जातिगत गणना करवाते हैं तो ना सिर्फ आपको जातियों की संख्या का पता लगेगा बल्कि आपको उस डेटा का यूज केवल और केवल आरक्षण में करना है।
अब उनकी संख्या के हिसाब से आपको आरक्षण में वृद्धि करना पड़ेगी और उसके लिए आपको संविधान में संशोधन की व्यवस्था की तरफ जाना पड़ेगा। जहां एक तरफ हम आरक्षण को लेकर एक अलग व्यवस्था देख रहे हैं युवाओं में, वहां आरक्षण आप बढ़ाने की तरफ जाएंगे तो एक नकारात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। लेकिन इसका विघटनकारी स्वरूप तब सामने आएगा यदि आपने जातिगत गणना की और इसके आधार पर आपने योजनाएं बनाना शुरू कर दी। तो योजनाओं में आप कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर एक विध्वंस ला देंगे। इसलिए कहीं ना कहीं जातिगत गणना जो है उसको सोच समझकर उसके परिणामों को देखते हुए लाने की जरूरत है। जो हमारे देश में आज जातिगत आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं उसके माध्यम से हम भारतीय समाज को एक पिछड़े क्षेत्र की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि आज हम एक आधुनिक व्यवस्था की तरफ है जहां हम जाति व्यवस्था को एक खात्मे की तरफ देख रहे हैं, एक समान अवस्था की तरफ देख रहे हैं। वहां पर राजनीतिक हितों को साधने के लिए वोट बैंक की राजनीति के तहत पुनः जातिगत व्यवस्थाओं को लाना, उसे अग्रणी बनाना न केवल हमारे देश की राजनीति के लिए, समाज के लिए, बल्कि आम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा एक खतरा है, नकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। क्लियर दोस्तों? तो इन सभी चीजों को लेकर आज के इस हमने लेक्चर में डिस्कशन किया है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में फिर नए आयोग को लेकर, उसके प्रश्नों को लेकर आपके सामने रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना भी खास ख्याल रखिए और अपनों का भी खास ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।